अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपने अरब इन्वेजन के बारे में सुना होगा। हमारे भारत की मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत इसी पॉइंट से होती है। कहानी ये है कि उस समय के सिंध के राजा दाहिर ने अरब शासकों की शर्तों को मानने से मना कर दिया था और इसके बदले में अरब शासकों ने मीर कासिम को भेजकर सिंध को अपने अधिकार में ले लिया था। एक पॉइंट ऑफ व्यू में तो हमें ये नज़र आता है कि अरब इतने शक्तिशाली थे कि वो अपनी शर्तें ना मानने पर किसी देश पर हमला कर सकते थे। दूसरा पॉइंट हमें नज़र आता है तेल की खोज से पहले का, जब चारों तरफ बस रेगिस्तान थे और सऊदी अरब लगभग पतन में चला गया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमें नज़र आता है आज का, जब सऊदी अरब दुनिया के अमीर देशों में से एक है। दोस्तों, आज इसी को विस्तार से जानेंगे कि कैसे सऊदी अरब दुनिया की संस्कृति के केंद्र से एक रेगिस्तान और बाद में दुनिया में पर्यटन के लिए सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जगह बन गई। तो आइए देखते हैं सऊदी अरब का इतिहास। माइंड ब्लो कर देने वाली इस पेशकश को पूरा देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सऊदी अरब के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। शुरुआत का वो समय जब इस्लाम का जन्म हुआ और अब्बासिद ने यहाँ राज किया, उसके बाद कमज़ोर शासन का समय और उसके बाद अल सऊद साम्राज्य का वो समय जिसने सऊदी को उसका आज का नाम दिया और साथ में उसे वो बनाया जो कि आज के समय में हम देखते हैं। अरब की कहानी की शुरुआत होती है साल 570 में, जब मक्का शहर में नबी मोहम्मद का जन्म हुआ। उनके जन्म से सऊदी अरब के इतिहास का पहला चरण शुरू होता है। इसके पहले के इतिहास को देखें तो यहाँ पर अलग अलग जनजातियों के लोग रहा करते थे और ये एक बिखरी हुई सभ्यता थी। लेकिन नबी मोहम्मद के जन्म के बाद इस हिस्से में इस्लाम का फैलाव हुआ और यहाँ पर खलीफाओं का साम्राज्य बनने लगा। सऊदी अरब के इतिहास का पहला हिस्सा खलीफाओं के नाम ही है। अब्बासिद खलीफा ये उम्मयद के बाद का साम्राज्य है जो कि 750 में शासन में आया था और आपको बता दें कि तकरीबन 750 सालों तक ये शासन में भी रहा। हालांकि वो बात अलग है कि अलग अलग समय पर इनकी अलग अलग शाखाओं ने अरब पर राज किया, जैसे कभी कैरों के अब्बासिद ने तो कभी किसी और वंश की शाखा ने। क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझें तो अब्बासिद जिस समय शासन में आए तब तक सिंध पर अरबों का कब्जा हो चुका था। उससे हुआ ये कि सिंध के जरिए और आने वाले सालों में दूसरे तरीकों से भी सऊदी अरब की संस्कृति काफ़ी बढ़ी। ये लोग उस समय हर किताब का अरबी में ट्रांसलेशन कर लेते थे। अरब की संस्कृति उस समय खुले विचारों वाली थी और दुनिया भर के विद्वान वहाँ जाकर अपने ज्ञान का हुनर दिखा सकते थे। ये कुछ नालंदा विश्वविद्यालय के जैसा है जो कि नंद साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के समय था। अगर इसे अरबों का गोल्डन पीरियड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खुले विचारों के कारण उस समय अरब की संस्कृति और अर्थव्यवस्था तेजी से फल फूल रही थी। अल किंदी और अल बतानी जैसे कई वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी अरब में उसी दौरान जन्मे। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों का काम चुरा कर उसे अनुवाद कर अपने नाम पर छपवाया था। जब हम अरब की बात करते हैं तब मौजूदा समय में हम पूरे साम्राज्य की बात कर रहे हैं। हालांकि आगे चलते चलते ये कई टुकड़ों में टूटा और अलग अलग देश बनते चले गए। अब बात करते हैं अरबों के सांस्कृतिक पिछड़ेपन की, जो कि उनकी सोच के कारण हुआ। शुरुआत के सालों में वहाँ हर कोई आकर बस सकता था और अपने ज्ञान को दिखा सकता था, लेकिन धीरे धीरे उदारता की जगह कट्टरता ने ले ली और परिस्थितियाँ खराब होती चली गई। अरब प्रशासन की शक्तियाँ अभी भी बरकरार थी, लेकिन उनकी उदारता कम हो रही थी। हालांकि उस दौरान भी उनका ये रुतबा था कि दिल्ली में आने वाला कोई भी आक्रमणकारी खुद को अरबों की छत्रछाया में ही मानकर शासन किया करता था। मुगलों के आते आते परिस्थितियां बदलने लगी। मुगल भी उसी चेन से आते थे, लेकिन उन्होंने खलीफाओं के छत्र को स्वीकार नहीं किया था। ये दर्शाता है कि उस समय तक अरब कितने कमज़ोर हो चुके थे। वो शासक जो शेरशाह सूरी से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, वो तक अरबों को खारिज कर रहे थे। इतिहास का पहला चरण यहाँ ख़त्म होता है और दूसरा यहीं से शुरू होता है और चलता है साल 1932 तक। बीच के सालों की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इनमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं हुआ। हालांकि 1932 से 1938 में ये सब कुछ बदलने वाला था। साल 1932 में अल सऊद साम्राज्य की स्थापना हुई। अगर सऊदी के बारे में जानते हैं तो जानते होंगे कि ये वही साम्राज्य है
जो आज के सालों में यहाँ पर राज कर रहा है। हालांकि 90 सालों में यहाँ जितना बदलाव और जितना विकास हुआ उतना पिछले 400 सालों में भी नहीं हुआ। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है साल 1938। 3 मार्च 1938 को पहली बार सऊदी अरब में तेल का भंडार मिला। इससे पहले साल 1908 में इस तरह की संभावनाएं दिखी थी, जिसके बाद यहाँ कई विदेशी कंपनियों ने तेल ढूंढने का काम शुरू किया था। साल 1938 में तेल ढूंढने वाली कंपनी भी ऐसी ही एक विदेशी कंपनी थी। हालांकि इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, जिसे बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अरब इतिहास का जो दूसरा चरण था वो बहुत खाली था। उस दौरान सऊदी अरब की जो भी आय आ रही थी वो उन श्रद्धालुओं से आ रही थी जो कि मक्का और मदीना आते थे। विश्व युद्ध के समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में ऐसी गिरावट आई कि लोगों का धार्मिक पर्यटन तक कम हो गया। अब ऐसे में सऊदी के प्रशासक इब्न सऊद जानते थे कि देश में अगर तेल ढूंढ लिया गया तो न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है, बल्कि साथ में देश के विकास के रास्ते भी खुल जाएंगे। इसके बाद इब्न सऊद ने अलग अलग देशों के इंजीनियर से बात की और कुछ विदेशी कंपनियों को भी तेल खोजने का न्योता दिया। प्रथम विश्व युद्ध में यह देखा जा चुका था कि तेल की जरूरत तो दुनिया को है। अगर सऊदी अरब वो तेल ढूंढने में कामयाब हो गया तो सऊदी अरब फिर से अपने गोल्डन पीरियड में चला जाएगा। गल्फ ऑयल, जिस पर कि इराक पेट्रोलियम कंपनी के साथ गठबंधन के कारण रॉयल डच का मालिकाना हक था, उसने भी इस तेल की खोज में सऊदी की काफ़ी मदद की। तेल की खोज होना सऊदी के विकास का पहला कारण था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण नहीं था। महत्वपूर्ण है दूसरा कारण। अगर हम सऊदी के गोल्डन एज को देखें तो उस समय दूसरे देशों के लोग आकर वहाँ अपने ज्ञान का हुनर दिखा रहे थे। दुनिया का कोई भी आविष्कार हो रहा था तो वो सबसे पहले सऊदी में आ रहा था। इसका कारण था उस समय की उदारता और उदारता से खुलने वाले दरवाजे। अब्दुल अजीज अल सऊदी सऊदी अरब में रिप्राइज करने वाले शासक थे। उन्होंने इस बात को समझा और उनके बाद आने वाले शासकों में सऊद, फैजल, खालिद, फरहाद, अब्दुल्ला और अभी मौजूदा सलमान भी इसी बात को समझते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके पुरखे किस तरह से अपने असूलों पर चलते हुए भी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, और आज के समय में भी यह देखा जा सकता है कि सऊदी अरब के नियम दुनिया के सबसे ज़्यादा हार्श और क्रूल हैं, लेकिन अब वहाँ ग्लोबलाइजेशन को भी महत्व दिया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि सऊदी के लोग अपने तौर तरीकों से जिएं और बाहर से आने वाले लोग अपने तौर तरीकों से जिएं। दोनों में कोई टकराव ना हो। यही उदारता और ग्लोबलाइजेशन का रास्ता है। तो दोस्तों, ये था सऊदी अरब का बड़ा सा इतिहास कुछ मिनटों में। अगर आप इस टॉपिक पर और जानना चाहते हैं तब आपको गूगल पर अरब और उनके यात्रियों से जुड़े ब्यौरों को पढ़ना चाहिए। यह आपकी सोच के नए दरवाजों को खोलेगा। सऊदी अरब का भविष्य कैसा होगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।